नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4.2। साथ में आपके शिखा ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है पूजा, अंजनी और धीरेन्द्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन बेहद खास रहा। सुबह की शुरुआत सोमनाथ में शौर्य यात्रा से हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद शामिल हुए। ये पूरी यात्रा 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले विदेशी आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा थी। 108 घोड़ों और देश भर से आए हुए कलाकार के साथ निकले इस जुलूस में प्रधानमंत्री ने खुद डमरू बजाकर के योद्धाओं के बलिदान को नमन किया। इसके बाद उन्होंने मंदिर में तकरीबन 30 मिनट तक विधि विधान से पूजा अर्चना की और महादेव का पंचामृत अभिषेक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की उस चेतना का प्रतीक है जो सदियों तक कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे इस मंदिर को बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार ये अपने साख से फिर उठ खड़ा हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि सोमनाथ की तरह ये पावन धरती हमें सिखाती है कि सत्य को कोई दबा नहीं सकता और आस्था की शक्ति सबसे बड़ी होती है। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में सबसे पहले गजनी ने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। उसे लगा उसने सोमनाथ का वजूद मिटा दिया, लेकिन कुछ वर्षों के भीतर भीतर सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो चुका था। सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है, ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है। हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। आतताई आते रहे, मजहबी आतंक के नए नए आक्रमण होते रहे, लेकिन हर युग में सोमनाथ पुनः स्थापित होता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन अनगिनत वीरों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि आज की शौर्य यात्रा उन बलिदानों का सम्मान है जो इतिहास में किताबों में कहीं खो गए। पीएम मोदी के मुताबिक आज का भारत अपनी विरासत पर गर्व करना सीख रहा है और ये स्वाभिमान ही हमें विकसित भारत की प्रेरणा देता है। पिछले 1000 वर्षों की यात्रा हमें अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार रहने की प्रेरणा देती है। साथियों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर मैंने भारत के लिए 1000 साल का विराट स्वप्न सामने रखा था। मैंने देव से देश के विजन के साथ आगे बढ़ने की बात कही थी। आज देश का सांस्कृतिक पुनर्जागरण करोड़ों देशवासियों में नया विश्वास बढ़ रहा है। आज हर देशवासी के मन में विकसित भारत को लेकर एक भरोसा है। आज 140 करोड़ भारतीय भविष्य के लक्ष्यों को लेकर संकल्पित है। भारत अपने गौरव को नई बुलंदी देगा। साल 1026 में विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर पहला हमला किया और साल 2026 में घटना को पूरे 1000 साल हो रहे हैं। इसी मौके पर पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाने की शुरुआत की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अपनी संस्कृति को भी आज सहेज रहा है और आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ हम भव्य मंदिरों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रमों के जरिए भविष्य की अर्थव्यवस्था को तैयार कर रहे हैं। उनके लिए सोमनाथ का विकास केवल पर्यटन को बढ़ाना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ना भी है। दुर्भाग्य से आज भी हमारे देश में वो ताकतें मौजूद है, पूरी तरह सक्रिय हैं, जिन्होंने सोमनाथ पुनर्निर्माण का विरोध किया। आज तलवारों की जगह दूसरे कुत्सित तरीकों से भारत के खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं और इसलिए
हमें ज्यादा सावधान रहना है। हमें खुद को शक्तिशाली बनाना है। हमें एक रहना है, एकजुट रहना है। ऐसी हर ताकत को हराना है जो हमें बांटने की साजिशें रच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया कि जैसे सोमनाथ मंदिर को सामूहिक संकल्प से दोबारा बनाया गया, वैसे ही हमें एकजुट होकर देश की प्रगति के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि 1000 साल पहले जो हुआ वो एक चुनौती थी, लेकिन आज का भारत किसी के सपने के किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। पीएम ने सोमनाथ की पवित्र ऊर्जा को नए भारत के निर्माण का आधार बताया। चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हैं। केरल में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर पूरी तरीके से कस ली। गृहमंत्री अमित शाह मिशन साउथ में जुटे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने केरल में पहुंच करके बीजेपी के कैंपेन की औपचारिक रूप से शुरुआत कर दी। बीजेपी की टॉप लीडरशिप 3 राज्यों के दौरे पर है। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात, गृहमंत्री अमित शाह केरल और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन तमिलनाडु दौरे पर हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनावी राज्यों का दौरा और तेज कर दिया और चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। देखिए, गृहमंत्री अमित शाह ने आज सुबह केरल के तिरुवनंतपुरम में मंदिर में पहुंचकर दर्शन पूजा अर्चना की और इसके साथ ही शाह ने देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए शक्ति की ईश्वर से आशीर्वाद भी लिया, ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद उदय पैलेस कन्वेंशन सेंटर में केरल में नवनिर्वाचित स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ में बैठकें की, बातचीत की और कुछ देर बाद तीसरे कार्यक्रम के तहत केरल कौमुदी संगोष्ठी में भाग भी लेंगे। आप सब भी जानते थे कि हमारा रास्ता सरल नहीं है। केरल में कमल खिलाना ये सरल नहीं है। न हमारे पास सत्ता थी न ताकत थी। നമ്മുടെ കയ്യിൽ അധികാരത്തിന്റെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. हमारे पास था तो आइडियोलॉजी को समर्पित कार्यकर्ताओं की पूंजी हमारे पास थी। हमारा विश्वास तोड़ने का, हमारा आत्मविश्वास तोड़ने के ढेर सारे प्रयास किए गए, परंतु इसके सामने केरल का मेरा कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा रहा और विजय प्राप्त कर केरल में इस साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने वाली है और इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इसी क्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शनिवार रात को एक विशेष विमान से तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर वीबी राजेश, केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने हवाई अड्डे पर गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत किया। गृहमंत्री अमित शाह केरल में होने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन 2026 लॉन्च करने और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए केरल पहुंचे हुए हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर माघ मेला 2026 अपनी पूरी रौनक को बिखेर रहा है। हालांकि कड़ाके की ठंड और घना कोहरा, लेकिन भक्तों की श्रद्धा के आगे मौसम भी हार गया। पिछले साल हुए महाकुंभ 2025 की सफलता के बाद इस बार के माघ मेले को भी उसी तर्ज पर भव्य और दिव्य बनाया गया। पूरे 800 हेक्टेयर के मेला क्षेत्र को ऊर्जा चक्रों की थीम पर 7 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया ताकि श्रद्धालुओं को कहीं भी भीड़ या अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। इस बार मेले को हाईटेक बनाने के लिए बिजली विभाग ने कमाल की पहल की है। मेले में लगे हुए 15,500 बिजली के खंभों के पास QR कोड लगाए गए। अगर किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत हो रही है या कोई जानकारी चाहिए तो उसे भीड़ में शोर मचाने या फोन कॉल करने की जरूरत नहीं है। बस अपने मोबाइल से खंभे पर लगा हुआ कोड आप स्कैन करें और मेला सेवा ऐप के जरिए सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ जाएं। मुख्यमंत्री ने भी इस तकनीक की तारीफ की क्योंकि इससे सुरक्षा और सहायता दोनों ही बहुत तेज हो गई। संगम की इस पावन धरती पर न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी लोग भी आ रहे हैं और इटली से एक छात्रा ल्यूकेरिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो अपने पिता के साथ इस खास तौर पर सनातन धर्म को समझने यहाँ आई थी। एक कुटिया में रहकर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक गुर सीख रही हैं। ल्यूकेरिया का यह कहना है कि उन्हें हिंदू धर्म में बहुत लगाव है। विदेशी मेहमानों का इस तरह भारत आना ये बताता है कि संगम का मेला आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। It's the most magical experience here. I have no words to describe how thankful I am for India, because India is the best country in the world for me. It changed me forever. India is forever in my heart. The Sanatana Dharma helped me to grow, to be a better person, to feel more connected.
is the most magical experience ever. I have no words, really. I'm so happy to be here. तो देखिए, ये आध्यात्मिक उत्सव 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही समाप्त होगा। यहाँ रहने वाले कल्पवासी 44 दिनों तक जप तप दान की कठिन साधना करेंगे, जिसे मोक्ष का रास्ता माना जाता है। हेलीकॉप्टर सेवा से लेकर घाटों की बढ़ाई गई लंबाई तक प्रशासन ने श्रद्धालुओं की हर छोटी बड़ी सुविधा का ख्याल रखा है। हर हर गंगे के जयकारों के साथ संगम का ये नज़ारा वाकई ऐतिहासिक है और दिखाता है कि भारत अपनी परंपराओं को तकनीक के साथ कितनी खूबसूरती के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहा है। माघ मेले में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेला प्रशासन ने एक अभिनव डिजिटल पहल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री के द्वारा इस व्यवस्था का विधिवत अनावरण किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके की तारीफ करते हुए कहा कि तकनीक के माध्यम से श्रद्धालुओं की सेवा करना ही आज के समय की आवश्यकता है और ये व्यवस्था माघ मेले को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु अनुकूल बनाएगी। दिल्ली में आज फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल अभियान का 56वां संस्करण हुआ, जिसमें एथलीट, सेलिब्रिटीज, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने फिटनेस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, अभिनेत्री पायल रोहतगी, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद और पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस सहित अन्य लोग फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल में शामिल हुए। मनसुख मांडविया संडेज ऑन साइकिल पहल के 240 से बढ़कर अब 15,000 से अधिक स्थानों पर पहुंचने का प्रकाश उन्होंने डाला है। इस बार उन्होंने जोर दिया कि साइकिल चलाना संतुलन सिखाता है, जो नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। जब हमने 1 साल पहले संडेज ऑन साइकिल पहल की शुरुआत की थी तो ये 240 स्थानों पर की गई थी। आज हम 15,000 से अधिक स्थानों पर फिट इंडिया का संदेश फैला रहे हैं। पुलेला गोपीचंद ने संडे ऑन साइकिल पहल की प्रशंसा की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है। इस पहल के कारण हर कोई जानता है कि हर शहर और गांव में संडेज ऑन साइकिल होता है। मैं इस पहल के लिए सरकार को बधाई देता हूं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि इतना उत्साह था और जिस अंदाज से हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, हमारे मिनिस्टर मनसुख जी ने ये इनिशिएटिव को लास्ट फ्यू मंथ्स प्रमोट किया है और आज इस इनिशिएटिव के वजह से आज संडेज ऑन साइकिल्स हर शहर में, हर गांव में, मतलब सबको पता है कि संडेज ऑन साइकिल्स होता है। एंड टू हैव 22 लाख पीपल पार्टिसिपेट कंसिस्टेंटली संडे ऑन संडे टू एक्चुअली हैव दिस इवेंट इज़ अ ग्रेट थिंग। और आज का जो माहौल था ठंडी था, बट जो बच्चों में जो लोग पार्टिसिपेट किया उनमें जो उत्साह था वो वेरी कमेंडेबल। भारत के टेनिस आइकॉन लिएंडर पेस ने खेलो इंडिया पहल और ओलंपिक केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से एथलीटों को समर्थन देने के लिए खेल मंत्रालय की प्रशंसा की। पेस ने कहा कि खेल मंत्रालय जो कर रहा है खेलो इंडिया आंदोलन के माध्यम से और ओलंपिक के लिए टॉप योजनाओं और उनके समग्र कल्याण के लिए एथलीट्स को व्यापक समर्थन प्रदान करके ये वास्तव में सराहनीय है। आज सुबह बहुत अच्छा लगा कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया सर के साथ, हमारे बैडमिंटन शटलर चैंपियन गोपीचंद के साथ और देश वालों के साथ हम संडेज ऑन साइकिल्स इवेंट पे हम दिल्ली का शहर पे साइकिल्स लेके हम लोग घूमा। हम लोग फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ से देश को सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से स्पोर्ट्स को लेके हम सब फिट हो सकते हैं। ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कर रहे हैं, खेलो इंडिया मूवमेंट के तरफ से, टॉप स्कीम्स के तरफ से जितना सपोर्ट दे रहे हैं एथलीट्स को ओलंपिक्स के लिए, अपने खेल के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा दिसंबर 2024 में शुरू किया गया फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल एक जन आंदोलन बन गया है, जो फिटनेस, स्वच्छ पर्यावरण और स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है, जिसमें 2 लाख से अधिक स्थानों पर 22 लाख से अधिक प्रतिभागी हैं। सूरत क्राइम ब्रांच ने एक बेहद सीक्रेट और सटीक ऑपरेशन चलाकर के देश के सबसे शातिर अपराधियों में से एक आबिद अली उर्फ रहमान डकैत को लालगेट इलाके से अरेस्ट किया है। सबसे राहत की बात यहाँ ये रही कि 14 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना यह अपराधी बिना एक भी गोली चले पकड़ा गया। वो पिछले 20 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और सूरत में अपना अगला शिकार तलाशने आया, लेकिन इससे पहले कि वो किसी वारदात को अंजाम देता, पुलिस के जाल में फंस गया।
रहमान डकैत महज एक लुटेरा नहीं था, बल्कि वेश बदलने में माहिर था, शातिर बहरूपिया था। वो कभी नकली सीबीआई अफसर बनकर लोगों को रौब झाड़ता था, कभी साधु या फिर बावड़ी बनकर ठगी करता था। वो कुख्यात ईरानी डेरा गैंग का मास्टरमाइंड है, जो भोपाल से अपना नेटवर्क चलाता था। इस गैंग पर लूट, आगजनी और ठगी के अनगिनत मामले दर्ज हैं। रहमान पर महाराष्ट्र में कड़े जो कानून था मकोका, उसके तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। और वहीं अपराध के जरिए जुटाए गए पैसों से रहमान डकैत किसी राजा की तरह लग्जरी लाइफ जिया करता था। उसे महंगी स्पोर्ट्स कार्स, हाई स्पीड बाइक्स का जुनून था। साथ ही उसे अरबी घोड़े पालने का भी बड़ा शौक था। पिछले करीब 14 साल से भोपाल के अमन नगर में अपनी पहचान छुपाकर वो रह रहा था और उसकी इसी आलीशान जीवन शैली के कारण लंबे समय तक किसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ, जबकि वो पर्दे के पीछे से बड़े बड़े क्राइम सिंडिकेट को लीड कर रहा था। डीसीपी भावेश रोजिया के मुताबिक रहमान की गिरफ्तारी देश भर की पुलिस के लिए एक बड़ी जीत है। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके गैंग के अन्य सदस्यों और पिछले 2 दशकों में की गई अनसुलझी वारदातों का कच्चा चिट्ठा खोला जा सके। उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी के बाद इंटर स्टेट क्राइम नेटवर्क की कई और परतें खुलेंगी और देश भर में फैले उसके सहयोगियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। उसके खिलाफ दर्ज पुराने मामलों को दोबारा खोला जाएगा और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सूरत के क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर जे.एन. गोस्वामी और इनकी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मध्य प्रदेश भोपाल का एक कुख्यात गुनहगार है राजू ईरानी उर्फे आबिद अली उर्फे रहमान डकैत के नाम से, जो वहाँ के ईरानी डेरा एरिया में जाना जाता है, वो सूरत में कोई ऑफेंस करने आया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन के आधार पर सूरत क्राइम ब्रांच के पीआई जे.एन. गोस्वामी और उसकी टीम ने उसको दबोचा और उसकी पूछताछ में काफी राज खुले। आबिद अली उर्फ राजू ईरानी भोपाल में ईरानी डेरा का मुख्य सूत्रधार है। उसके हाथ के नीचे अलग अलग 6 से ज्यादा गैंग कार्यरत हैं, जो भारत के अलग अलग 14 से ज्यादा राज्यों में एक्टिव है और राजू ईरानी अभी भी 6 से ज्यादा राज्यों में वांटेड चल रहा है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच में जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सीआईए टीम को बदमाशों के छिपे होने की गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। खुद को घिरता देख करके बदमाश कार में सवार होकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर उन्हें धारूहेड़ा के जीतपुरा गांव में घेर लिया। बदमाशों ने बचने के लिए पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इस क्रॉस फायरिंग में विकास और हर्षद तोतला नाम के 2 कुख्यात बदमाश घायल हो गए, जिनके पैर में गोली लगी और पुलिस ने इन दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि अज्जू नाम का बदमाश और उसके एक अन्य साथी को मौके से गिरफ्तार किया गया। बदमाशों की ओर से कई राउंड फायरिंग किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली लगी, लेकिन शुक्र है कि उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी और उनकी जान बच गई। देखिए, मौके पर पहुंचे डीएसपी डॉक्टर रविंद्र और डीएसपी सुरेंद्र शराण की मौजूदगी में बदमाशों की कार की तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायर हुए और पकड़े गए बदमाश विकास और हर्ष पर हत्या, लूट, डकैती जैसे आधा दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। ये बदमाश काफी समय से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे। इंफॉर्मेशन बेस्ड हमारी वहाँ पे रेड की गई, जिसमें कि क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें जो मुख्य आरोपी थे 2, जिसमें विकास और हर्ष तोतला, उसके पैरों में गोली लगी है और हमारे मुलाजिम था जो उसके बुलेट प्रूफ पे एक गोली लगी है, जो कि मौके पे वारदात पे हमने एफएसएल टीम बुलाई है और मौके के अगले हालात होंगे वो आपको अवगत कराया जाएगा। क्या कुछ मामला था, किसमें आरोपी फरार था? देखिएगा, जो अभी यहाँ पे एडमिट हुए हैं उस पे 6 मुकदमे दर्ज है, जिसमें मुख्यतः 307 के, 302 के, लूट के, डकैती के ये मुकदमे दर्ज थे। और जो सबसे हाईलाइटेड मुकदमा था हमारे यहाँ पे 302 का SC/ST एक्ट का, जो सिटी पुलिस स्टेशन में था, उसमें हमारे मोस्ट वांटेड थे ये। रेवाड़ी पुलिस इसे अपराध के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मान रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी से इलाके में हो रही आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कड़ी से पूछताछ कर रही है ताकि उनके पूरे नेटवर्क और अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। इस कार्रवाई से अपराधियों में भी हड़कंप मचा हुआ है।